हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट 33 सामाजिक विज्ञान यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट 32 में मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में काफ़ी बताया था। जैसे 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में यूरोप में रूढ़िवाद का अर्थ यह है कि जब नेपोलियन 1815 के युद्ध में हार गया था और उसके बाद वहाँ की यूरोप की जितनी भी सरकारें थीं उनका जो झुकाव था वो रूढ़िवादिता की तरफ दोबारा से बढ़ गया था, क्योंकि 1789 की फ्रांस की क्रांति में रूढ़िवादी सरकारों को उखाड़ फेंक दिया गया था, पुराने रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया गया था और साथ ही बूर्बो राजवंश जो था उसका लुई 16 उसको गद्दी से हटाकर उसको मौत की सज़ा दे दी गई थी। आज हम इसी को आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तब यूरोप के अंदर क्या स्थितियां उत्पन्न हुई। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्तर पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्कशीट 32 में मैंने वियना संधि की मुख्य विशेषताओं के बारे में आपको बताया था, लेकिन उन विशेषताओं को एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनः स्थापना, यानी कि जो बूर्बो राजवंश जो था वो दोबारा से फ्रांस के अंदर उसको राजगद्दी सौंप दी गई और ये एक तरह से रूढ़िवादी जो परंपरा थी उसको दोबारा से मान्यता प्रदान करना था। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था, यानी कि रूढ़िवादिता को दोबारा से अपनाया गया। फ्रांस ने उन इलाकों पर से अपने अधिकार खो दिए जो नेपोलियन ने जीते थे और फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक लगा दी और साथ ही फ्रांस की सीमा पर नए नए राज्य स्थापित कर दिए गए थे, जिससे फ्रांस की स्थिति को आगे बढ़ने से रोका जाए। हम ड्यूक मेटरनिक के बारे में बताते हैं कि ड्यूक मेटरनिक कौन था और इसने कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जन्म इसका जो हुआ था 15 मई 1773 को हुआ था। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप की राजनीतिक हालतों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि फ्रांस ही पूरे यूरोप को चला रहा था। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अब आता है एक जूसेप मैत्सिनी, इसका भी मैंने आपको बताया था। इन्होंने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था। इनका जन्म 1807 जेनोवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में एक गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्होंने 1831 में देश निकाला दिया गया। उसके बाद इन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्साई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ये सारी बातें जोसेफ मैत्सिनी, ड्यूक मेटरनिक, वियना की संधि और नेपोलियन में और 1815 में यूरोप में रूढ़िवाद, ये सारा मैंने विस्तार से 32वीं वर्कशीट के अंदर भी बताया है। तो आप 32वीं वर्कशीट को भी ध्यान से सुने तो आपको इन सब के बारे में और अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। बाकी क्वेश्चन है वियना संधि की मुख्य विशेषताएं, ये आपको ऊपर मिल जाएगा। आपको वियना संधि की मुख्य विशेषताएं, फ्रांस में बूर्बो राजवंश की स्थापना, ये सब इसके अंदर से आप लिख सकते हो। ये सभी बच्चे इस वर्कशीट को ध्यान से सुनेंगे और मुझे
क्वेश्चन आज ही करके भेजेंगे, तभी इनकी अटेंडेंस लगेगी, वरना अब्सेंट हो जाएगी और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे।